वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में 8 घंटे कहाँ गुजारे, ये इशू हल होने के बजाय मजीद उलझता जा रहा है। पीर की शाम तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया कि अली अमीन गंडापुर से किसी का कोई राब्ता नहीं है, वो इस्लामाबाद में कहीं लापता हो गए हैं। ये एक गैर मामूली खबर थी जो जंगल में आग की तरह तेजी से फैली। लगभग कोई 8 घंटों बाद पता चला कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर वजीर आला हाउस पहुंच गए हैं। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत भी की, जहां उनसे सवाल किया गया कि वो गुज़श्ता रात कहां थे। अली अमीन गंडापुर ने जवाब दिया कि वो सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग में मसरूफ थे, उनको किसी ने कहीं पर जबरदस्ती नहीं बिठाया था। जैमर की वजह से उनका किसी से राब्ता नहीं हो सका। यही बात उनके तर्जुमान ने मीडिया को बताई और यही मौक़िफ़, जी हाँ, यही मौक़िफ़ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून का है कि अली अमीन गंडापुर के साथ इस्लामाबाद में कुछ नहीं हुआ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का भी यही कहना है कि वो बतौर वज़ीर आला सरकारी हुकाम के साथ किसी मीटिंग में थे। बात यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर अली अमीन गंडापुर कोई शिकायत ही नहीं कर रहे तो किसी को भला क्या ज़रूरत है कि बाल की खाल उतारे। मगर हर बात का बतंगर बनाने के चैंपियन इमरान खान को ये कैसे हजम होता कि इस गुमशुदगी को कैश ना कराया जाए और इसका इल्ज़ाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर ना धरा जाए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी कि सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था। उनका कहना है कि जब इस्टेब्लिशमेंट के एक सूबे के वजीर आला को इस तरह उठाएगी तो लोगों में नफरत बढ़ेगी। हैरान कुन बात यह है कि जेल में कैद इमरान खान जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर को अगवा किया गया, मगर जो अगवा हुआ उस अली अमीन गंडापुर को कुछ नहीं पता। वो सबको बताते फिर रहे हैं कि वो जहां भी थे अपनी मर्जी से थे। अब कौन सच्चा कौन झूठा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। गुज़श्ता रोज इमरान खान जेल में खासे गुस्से में थे और उसकी बुनियादी वजह तो ये थी कि पूरी मुस्लिम उम्मा का सो कॉल्ड लीडर हो और अदालत पेशी पर बैरिस्टर अली जफर के सिवा कोई दूसरा रहनुमा ही ना पहुंचे तो शर्मिंदगी पर गुस्सा तो बनता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें धोखा दे दिया है, वो आज के बाद कभी भी इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर के एक एक लफ्ज़ को, जी हाँ, एक एक लफ्ज़ को ओन कर रहे हैं। फौज के खिलाफ ललकार हो या खवातीन सहाफ़ियों को बरहन्ना करने का ऐलान हो, इमरान खान अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं और उनके बयान की तायद कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान ना सिर्फ खुद अली अमीन गंडापुर की फौज मुखालिफ तकरीर के साथ खड़े हैं, बल्कि पूरी जमात को हुक्म दे रहे हैं कि कोई गंडापुर के बयान पर माफ़ी ना मांगे। वार्निंग दे रहे हैं कि जिस किसी ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगी वो बुज़दिल और डरपोक होगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो भाई आज का $1 मिलियन क्वेश्चन बस इतना है कि क्या ऐसा शख्स जो फौज और रियासत मुखालिफ तकरीरों को सपोर्ट करे, खवातीन सहाफ़ियों को बरहन्ना करने के ऐलान की ना सिर्फ हिमायत करे बल्कि अपनी पूरी पार्टी को, जी हाँ, पूरी पार्टी को इस मौक़िफ़ पर खड़ा होने का हुक्म दे, क्या ऐसा शख्स लीडर हो सकता है? लीडर तो दूर, क्या ऐसा शख्स खुद को सियासतदान कहलवाने का भी हकदार है? इसी पर हम आज के शो में बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ने, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है जी डॉक्टर हमायूं अहमद जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट कादिर मंदोखेल साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं शो का आगाज़ हमायूं अहमद साहब आपसे करना चाहूँगी। मतलब आप लोगों ने तो हर तरफ ही आग लगाई हुई है, और आग लगाने का मतलब लिटरल सेंस में आग लगाना नहीं है। आग लगाने का मतलब है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब 8 घंटे गायब क्या हुए, पता नहीं किधर हैं, लेकिन उसके ऊपर बात इतनी ज़्यादा हो रही है। सीधा अली अमीन गंडापुर साहब को फ़ोन करें, आप फ़ोन उठाएं, उनसे फ़ोन करें, भाई गंडापुर साहब आप किधर थे? क्योंकि आपके जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इनको इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया था। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने यरगमाल बना रखा, 8 घंटे अगवा किए रखा। लेकिन अली अमीन गंडापुर के जो स्पोक्स पर्सन है, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे थे कि भाई वो किसी हाई फाई सिक्योरिटी की मीटिंग में थे। और वो मीटिंग किस लिए थी? खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मेमन साहब मेरी रहनुमाई करें, कौम की रहनुमाई करें, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि 8 जो घंटे, सितंबर, अच्छा,
8 सितंबर के बाद जब 9 सितंबर आया, हम्म, तो उसमें अब लोगों को पकड़ना दकड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। ठीक है। हम्म, अब इस दौरान में जब हम लोगों ने कांटेक्ट किया अली अमीन गंडापुर से, तो वो कोई 6 7 8 घंटे, जैसे आप कह रही हो उनको कॉल किया, तो उन्हीं को कॉल किया। क्योंकि सारे लोग मेजर लोग पकड़े जा रहे थे, तो जब उनको कॉल किया तो उनकी कोई अता पता नहीं था, उनका फोन कोई नहीं उठा रहा था, उनका फोन इन कांटेक्ट नहीं था। तो जब आपको पता है कि जब लोग पार्लियामेंट से उठाए जा रहे हों, ये जी। याद रखें, जब हम लोग जिक्र करते हैं 2022 का, 2022 में कोई ऐसा लॉ नहीं था कि जो हम्म, कि एस्टैब्लिशमेंट को या इंतजामिया को रोक सके कि पार्लियामेंट से आप हम्म, बगैर इजाजत के नहीं वो अरेस्ट कर सकते। ये लॉ आया है जनवरी 2023 में। हम्म, उसके बाद पार्लियामेंट के अहाते में से किसी को बगैर या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली के आप किसी को वहां से अरेस्ट नहीं कर सकते। ये ठीक है। अगेंस्ट द लॉ। ठीक है। अब राइट। इस दौरान में लोग लोग अरेस्ट हो रहे थे और अली अमीन गंडापुर के कोई असर नहीं था। तो इतनी बड़ी शख्सियत को फिर हमारे लिहाज से या कि पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस तो पकड़ नहीं सकती। हम्म, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने समझा, जो समझ रहे थे लोग वो समझा। इस दौरान में ये याद रखें, उनके स्पोक्स पर्सन भी कह रहे थे कि उनका उनसे वो नहीं हो रहा, मतलब राब्ता नहीं है, कांटेक्ट नहीं हाँ। हो। अब उसके बाद कोई 8 एक घंटे बाद फिर अली अमीन साहब ने खुद आकर कहा, जिसके बाद ये चीज क्लियर हुई कि वो कहाँ थे। उन्होंने खुद आके कहा कि मैं कहीं गया हुआ था एक मीटिंग पे, बहुत हाई फाई मीटिंग थी, और उस मीटिंग में वहां पे जैमर्स लगे हुए थे और मेरा फोन भी बाहर था या ऐसी जगह पे था जहां पे मुझे एक्सेस नहीं थी, प्लस नंबर भी था। तो ओके। उसके बेसिस पे बात था। तो अगर आप मुझसे पूछे, तो जो जो सिचुएशन को सामने रखते हुए कोई भी शख्स, और जिस तरीके से आपको पता है यहाँ पे चीजें होती हैं, उसको सामने रखते हुए दैट वाज द मोस्ट प्रोबेबल चीज जो हो सकती है वो किया। लेकिन जब अली अमीन ने खुद आके कह दिया, तो अब उसके बाद अली अमीन जो कहेगा हम उसको एज अ फेस वैल्यू लेकर चलेंगे। वेरी गुड। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब भी ऐसे ही कहेंगे ना कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी उसी को मानेंगे। राइट। इमरान खान साहब ने कहा था कि देखिए, एक बात याद रखिए, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने अखबार में पढ़ा है ये सब कुछ हुआ है, और उस अखबार की बेसिस पे उन्होंने अपना एक तज्जिया किया है कि ये हो सकता है। वो हमने भी किया था, वो उन्होंने भी किया है। उनको इंफॉर्मेशन लिमिटेड जा रही है। हम्म, जब वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन उनको, या मीडिया में आप लोगों में से कितनी इतनी हिम्मत नहीं है कि सारी बात पूरी बताएं। आप लोगों ने क्या, उनमें से सिवाय एक आध छोटे मोटे चैनल, एक आध चैनल के अलावा बाकी किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया। तो उस बेसिस पे जो उन्होंने अखबार में पढ़ा ना, उन्होंने उस अखबार के बेसिस पे अपनी राय काम की। एंड आई थिंक दैट्स वेरी फेयर जी। अच्छा। लेकिन जो इमरान खान साहब ने, आपको पता है, आपके लीडर पर जब बोलते हैं तो जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं बगैर उसकी तस्दीक किए उनके पीछे लग जाते हैं। अब जब इमरान खान साहब ने कल सहाफ़ियों को शिकायत लगाई और उनको कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ धोखा कर दिया और अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने अगवा किया, तो सर एक एक बैड टेस्ट, एक नफरत आई ना इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आवाम के अंदर। तो अब क्योंकि सिचुएशन क्लियर हो गई है, तो अगली दफ़ा या सूनो और लेटर जब इमरान खान साहब को मौका मिलेगा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करने का, तो इस चीज़ को तस्लीम करेंगे ना कि हाँ हाँ मैंने तब गलत कह दिया, असल बात वही है जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। ऐसा ही है मैं सर, आपको बता होना तो ये नहीं चाहिए मैं ना। आपको जी। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ। होना ये चाहिए था कि एक पॉलिटिकल रैली थी, वो पॉलिटिकल रैली, ठीक है, आप लोगों को अवाम की बहुत फिक्र थी, आपने एक बिल पास किया जल्दी में। उस बिल के ऊपर कोई डिलिब्रेशन नहीं हुई थी। उस बिल में आपने कहा, आपका मौकफ ये था कि जब उसका प्रिंसिपल आ रहा था, उसमें मौकफ ये था कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जब वो अपने जलसे जुलूस करते हैं तो अवाम का निकलना मुश्किल हो जाता है, उनको तकलीफ होती है। तो इस वजह से हम आपको तरनौल में, या हम आपको संजानी में, या हम आपको रवात देंगे कि उससे इस्लामाबाद और पिंडी के बासियों को तकलीफ ना हो। तो आपने एक मवेशी मंडी की एक ग्राउंड जहां पे हमवार भी नहीं था, जहां पे कीचड़ में थे, जहां पे एक आदमी जो था एक बहुत बड़े गहरे खड्डे में भी गिर गया और उसको वहां से फिर निकाला गया, मुख्तलिफ बैनर्स को या मुख्तलिफ झंडों को जोड़ के ठीक उसको है। वहां से निकाला गया। ठीक है। तो वहां पे आपने हमें भेजा कि भाई उधर चले जाओ, और आपने कहा कि वहां कर लो। अच्छा, अब
ये याद रखना कि हमारा जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, वो ये होती है कि वो आवाम के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि उनसे वो वोट लेकर आती है। तो हमारा ये जलसे का ताल्लुक यही होता है कि आवाम के अंदर जाए, उनके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। अब उधर आपने कह दिया कि आप इन रूट से चले जाओ। आपको पता है कि वो सारे रूट बंद थे। जो जो रूट बने थे वो रूट थे 29 मेजर रूट्स के ऊपर कंटेनर थे, और तकरीबन 150 छोटी गलियों के अंदर उन्होंने वैने क्या कहते हैं डायगनली खड़ी कर दी थी कि ना मोटरसाइकिल गुजर सकता था, ना कोई आदमी गुजर सकता था, पैदल वाले लोग भी नहीं गुजर सकते थे। ये इन्होंने किया था। और उसकी वजह ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद अपने मतलब मैं गुलबर्ग ग्रीन में होता हूँ, तो वहां से जब मैं जा रहा था, एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क पर, एयरपोर्ट के पीछे वाली पुराने एयरपोर्ट, उसके तो इन पीछे सारी वाली चीजों सड़कें। को लेकर के पीटीआई फ्रस्ट्रेट हो गई और फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये सारी बातें और तकरीरें होना शुरू हो गई। ये कहना चाह रहे हैं ना कि गुस्सा निकाला गया। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी वो चीजें हैं जो बैड टेस्ट क्रिएट कर, जो आप बैड टेस्ट कर रही थी ना कि कड़वाहट कहाँ से, वो कड़वाहट यहाँ से आती है। ठीक ठीक, वो यहाँ से बिल्कुल नहीं आती है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब जलसे में खड़े होकर कहें कि तुम अपना इदारा ठीक करो, और वो यहाँ से बिल्कुल नहीं आती कि जितनी भी खवातीन सहाफियां जो हमारे खिलाफ बात करती है उनकी निशानदेही करो, उनको नंगा करो। यहाँ से तो नहीं आती ना बैड टेस्ट। जी, एक मिनट अजय, मुझे एक बात बताएं। हम लोग एक बात करते होते हैं कि यार हाँ, उसकी सारी बातों को, मतलब हम कहते हैं एक हमाम में सारे नंगे हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है एवरीबडी इज एक्सपोज्ड, ठीक है। ये याद रखें कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लिटरली नहीं लेते हैं, ठीक है। इसी लिहाज से जो वहां पे बात हुई थी वो ये था कि एक्सपोज करो, जो जो आपके साथ जो पैसे लेता है, जो ये करता है, आप उन सबको एक्सपोज करो। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, हो सकता है मैं गलत समझाऊं, लेकिन मेरा उस नंगे से मतलब ये था, जो मैं समझा था कि आप उनको एक्सपोज करो। मैं जो समझा, मैं ये नहीं समझा कि आप उनको फिजिकली नंगा करो, मैंने वो बिल्कुल नहीं समझा, सर ठीक है। सारे आपके क्योंकि जितने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, मैंने उसको उस नंगे को मैंने नंगा ही समझा, और सर मैंने उसको बड़ा पर्सनली लिया क्योंकि उन्होंने खवातीन सहाफियों को कहा है सर। मुझे आपकी सोच में अफसोस होता है। आई एम सो ठीक है, सॉरी। हाँ नहीं नहीं सर, मुझे भी अली अमीन गंडापुर साहब की सोच पे बड़ा ही अफसोस हुआ। कादिर मंदोखेल साहब, कौन सच्चा है कौन झूठा है? आपके पास खबरें हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब वो जो 8 घंटे जिस मीटिंग में थे उसके बारे में भी अब चैम गोइयां है ना। कहा जा रहा है कि जी वो सीनियर अफसरान से माफी मांगते रहे थे। आपके पास कोई इतलात है? माफी मांग रहे थे, कहाँ थे, किन सीनियर अफसरान के साथ थे? और 8 घंटे मतलब इतना जलाल दिखा करके जलसे के अंदर इतने खामोशी से 8 घंटे कहीं पे रहे, और उसके ऊपर जो इमरान खान साहब ने जो प्रोपेगेंडा अपना पूरा करने की कोशिश की, उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब अभी तक मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं। हुआ क्या? देखिए, पहली बात तो ये तो बड़ी आपने एक छोटा सवाल कर दिए। हुमायूं मेमन साहब ने पता नहीं कहां से कहां खींच लिए, न सर न कोई पैर। बात ये है सिंपल सा, अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है। 22 अगस्त को भी उसने डील की है, इमरान खान साहब से जलसा भी उसी ने मुलतवी की है। आप मुझे बताओ, इसकी बाई ने ट्वीट किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में था। ये कौन सा मीटिंग था जो किसी को खबर नहीं थी कि इस्लामाबाद में जलसे के बाद जलसा कब तक खत्म होगा, उसके बाद ये गायब होगा, किसी से बात किए बगैर, सिक्योरिटी भी पुख्तनख्वा उसमें छोड़ेगा, अकेला जाएगा और 8 घंटे गायब होगा, और बड़ी जरूरी मीटिंग थी। क्या बेवकूफियों वाली बात है, खुदा की कसम, न कोई सर है न कोई पैर है। कुछ अकल वाली बात हो तो बंदे को मजा भी आएगा बात करने में। आप मुझे बताओ, ये 8 घंटे गायब था, मुझे सिर्फ इतने बता दे कि ये मीटिंग का पुख्तनख्वा का किसी परिंदे को पता था? वो भाई, ये बंदा डील कराता, ये बंदा जो दिन भर गालियां दे रहा था, वो पाँव पड़ रहा था, वो पाँव चाट रहा था। वो दूसरे अल्फाज में, खुदा का वास्ता मेरे से गलती होगी, आवाम को मुतमईन करना था। क्या बातें हो रही है? आप भी बात कर रहे हो कि जब खुद ये चीज तय हो गई है, उसकी बाइक की सुबह ट्वीट है कि वो आ गया खैरियत से, इसकी अली अमीन गंडापुर की पूरे मीडिया ने दिखा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग में था। अब ये खुद बता रहा है, इनका तर्जुमान भी सुबह किसी चैनल पे, कि वो सिक्योरिटी मीटिंग था। ये कौन सा सिक्योरिटी मीटिंग है जो जलसे की बात होना था, जिसका कोई टाइम टेबल नहीं था, और अगवा की तरह जो ना बंदा टो करते। और फिर इमरान खान साहब ने ये क्यों कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, आइंदा इनके साथ बात नहीं करेंगे? इन सारी बातों अगर आप जोड़ ले तो ये कि अली अमीन गंडापुर अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब को जेल में जो ना वो पड़ा हुआ उसको भी तसल्ली दे रहे हैं, और जो क्राउड जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब और सबको गिरबान से पकड़ के कि तुम लोग को हम रोड पे घसीटेंगे अगर तुम लोगों ने खान को रिहा नहीं करना,
तो ये दोनों को मुतमईन करने में खुद अपने आप को गायब हो जाता है और इस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ता है, और अभी तक वो मंजराम भी नहीं है, अभी तक नहीं आया। यही तो मैं कह रही हूँ कादिर मंदोखिल साहब, आप इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इतने पुराने हैं, आपके इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, आप ही बता दें कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे, मामला हल करें। भाई खुदा का वास्ता मैं कितनी मरतबा बताऊंगा, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ था, माफिया मांग रहा था। अच्छा, माफिया मांग रहे थे। ओके, आप मुझे बताओ, सुन ले, आप मुझे बताओ कि कौन सी सिक्योरिटी थी जो अनप्लान्ड बगैर टाइम का जो ना सिक्योरिटी और गायब बंदा हो जाता है, चीफ मिनिस्टर है, सिक्योरिटी उसने पुख्तनख्वा हाउस में छोड़ी, अकेले में गाड़ी में रवाना हो गए, एक ड्राइवर एक गार्ड के साथ, और फिर कहते जामर हो। भाई आप जामर हो, जहां आप सिक्योरिटी की मीटिंग में जा रहा, आप अपनी काबीना को, अपनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, दूसरे लोगों को तो बताओगे। और ऐसी कौन सी सिक्योरिटी की मीटिंग थी जिसमें आईजी और कोर कमांडर मौजूद ना हो? ये सारी बातें वही आप समझने की कोशिश कर ले। इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया? इमरान खान साहब ने क्यों कहा कि उनके साथ आइंदा बात नहीं करेंगे? ये सारी बात, ये दिन भर जो कुछ उसने कहा है, रात में पांव पड़ा था, या हो भी सकता है कि वो अरेस्ट था, माफी मांग के उसको छोड़ दिया होगा। सवाल ये सारी चीजों को अब ये बेचारे जो ना इधर उधर घुमा रहे, कभी ये कभी वो कभी ये, सारी चीज ये है कि ये शख्स मिला हुआ है पहले भी 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक यही लाइनअप करा था। ये जो गौर खान को और उसको भेजे आजम स्वाति को कि जाओ खान साहब के पास, और खान साहब को उन्होंने ये सारी चीजें लाइनअप की है। मैं ये समझ रहा हूं ये बेचारे हर तरफ से एक चीज कर रहे हैं, मामला अब इनकी आज से सब कुछ निकल चुका है। अब ये इसी तनख्वाह पे, मैं पहले दिन कहता आ रहा हूं इमाम मोहम्मद साहब के सामने कि इसी तनख्वाह में आइंदा 5 साल काम करेंगे। आज मुतफक़त तौर पे करारदाद पास हुई है मिसा के पार्लियामेंट का, 2 मिनट बाद असद कैसर साहब बाहर आता है कि स्पीकर ने कोई इक़दाम नहीं किया है। ये इसी तरह चलता रहेगा। नहीं, आपने अभी मुझे ये इंफॉर्मेशन दी, जिस बेसिकली तस्दीक की आपने उस इंफॉर्मेशन की कि हाँ जी अली अमीन गंडापुर साहब उस मीटिंग के अंदर जो है वो माफिया मांग रहे थे। सर माफी किस बात पे मांग रहे थे? ये हुमायूं अहमद साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि जो गालियां दे रहा था वो, और क्या दिन भर जो आर्मी चीफ को गालियां धमकियां दे रहा था वो आपने नहीं सुना? साफियों को धमकियां दे रहे थे वो आपने नहीं सुना? पंजाब गवर्नमेंट को गालियां दे रहा था वो आपने नहीं सुना? सारी बातें छोड़ो, जो आर्मी चीफ को धमकियां दे रहा था और गालियां दे रहा था कि 15 दिन के बाद आऊंगा, खान को ले जाऊंगा, और पठानों को, भाई पठानों का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? पठानों का, अब मैं इस बात पे नहीं कर रहा हूं कि आप पठान हो कि नहीं हो, लेकिन आप पठानों का नाम क्यों इस्तेमाल करें? आप पठानों को पंजाबियों से लड़ाने की आप प्लान बना रहे हो। हाँ। ये नाकाम होंगे सारे अरबे। मैं ये कहूंगा ये मौला जट की तरह डायलॉग बाजी करता रहेगा, दिन में धमकियां देते रहेगा, रात में पांव पड़ के माफी मांगता रहेगा, लबलबा भी है। अच्छा, अब आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है सर, एक छोटी सी बात और कर दें, फिर मैं जरा नून लीग के पास चली जाऊंगी। फिर अगलों ने माफी दे दी, जिनसे माफी मांग रहे थे, माफी मिली है कि नहीं मिली? असल खबर तो ये है माफी मिली जब तो बारह है। अच्छा, मिल गई है माफी? मिली तो जब तो बारह है। ठीक है। शजरा मनसब जलसे में सारे अरेस्ट हो गए, ये क्यों नहीं अरेस्ट नहीं हुआ? ओके, शजरा मनसब साहिबा, ये जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है, आर यू इक्वली प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन? और अगर नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है मुझे बताइए। और अली अमीन गंडापुर साहब का जो भी मामला है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है और ये इशू हल होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जो इमरान खान साहब ने इस बीच में वो जो 8 घंटे जो अली अमीन गंडापुर साहब अवेलेबल नहीं थे और किसी को पता नहीं था कि वो किधर गुम गए हैं, उस बीच में जो इमरान खान साहब ने एक नफरत फैलाने की कोशिश की है रियासत के अगेंस्ट, ये कह करके कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ने इनको अगवा कर लिया, उसके लिए हुकूमत ने क्या सद्देबाब किया? क्योंकि अडयाला जेल आप लोग के अंडर आती है, इमरान खान साहब एक कैदी हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया बीनिश। देखिए, ये तो आपने सेनेटर साहब से जो बात की और उन्होंने जवाब दिया, वो तो वही है कि सवाल गंदम और जवाब चना। बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि इतना बड़ा आदमी पता नहीं किस लिहाज से उनको कह रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने जिस तरीके से जलसे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए, जो उनके मुंह से गंद निकला, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी वो लफ्ज भी नहीं थे, वो लैंग्वेज भी नहीं थी, वो कोई गंद था जो उनके मुंह से निकला। और उन्होंने किसको छोड़ा? सहाफियों को नहीं छोड़ा, उन्होंने इदारों को नहीं छोड़ा, उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा, उन्होंने फेडरेशन को नहीं छोड़ा, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में जिस तरीके के अल्फाज बोले, एक खातून है, और उन्होंने जिस तरीके से सहाफी खातूनों के बारे में अल्फाज बोले, ये बड़ा आदमी है।
क्योंकि वो इसलिए बड़ा आदमी है कि वो चीफ मिनिस्टर है। तो क्या उसको नहीं पता कि वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का और उसको किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, उसको क्या दिखाना चाहिए लोगों को, अपने फॉलोअर्स को। ये कह रहे हैं अवाम के साथ रिश्ता होता है, अवाम को ये दिखा रहे हैं, अवाम से अपना रिश्ता इस तरीके से निभा रहे हैं कि नफरत के बीज बोए जाए, कि नफरत और पोलराइजेशन की जाए। और फिर आप देखें कि अगले दिन उनके लीडर ने कहा कि जिसने माफी मांगी वो तो पार्टी का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। इनके लीडर ने कहा कि मैं उसको एंडोर्स किया उसकी स्पीच की एक एक चीज को। इसका मतलब है कि वो अपने लीडर को खुश करने के लिए बोल रहा था ना, जो भी बोल रहा था। जो इदारों के खिलाफ उसने जहर उगला, तो फिर इसका मतलब है कि अपने लीडर को खुश करने के लिए वो बोल रहा था। और खुद तो वो जाके पांव पड़ गया, जब उसको थोड़ी सी होश आई होगी उस बड़े आदमी को, तो खुद तो वो जाके पांव पड़ गया 8 घंटे के लिए। मुझे ये बताएं, चीफ मिनिस्टर कहाँ गायब हो सकता है 8 घंटे के लिए? बहुत बड़ा आदमी है ना, तो कौन सी उससे भी बड़ी हाई लेवल मीटिंग है? चीफ मिनिस्टर से बड़ा कौन होता है? किसी बाहर का कोई वफ्द आया हुआ था जिसके साथ हाई लेवल मीटिंग थी, या फेडरल गवर्नमेंट के साथ हाई लेवल मीटिंग थी? और कौन है बड़ा आदमी इसके अलावा? और कौन है? और कौन है हाई लेवल जिसके साथ उसकी मीटिंग थी और वो गायब रहा 8 घंटे? पूछ लेते हैं। मेमन साहब बता दीजिए कि कौन था जिसके साथ मीटिंग थी। अब इतना सब कुछ बात हो रही है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बता दें किस बंदे के साथ हो रही थी मीटिंग। देखिए जी, इसका ये है कि जो मैंने मीडिया में सुना है, मेरी उनसे ना खुद बात हुई है ना ऐसी कोई बात है, लेकिन अगर एक आदमी कहता है कि मेरी मीटिंग हुई थी विद रिस्पेक्ट टू खैबर पख्तूनख्वा, तो उसमें मीटिंग हुई थी। लेकिन देखिए, जिस तरीके से जो बात हो रही है कि वो अकेले उनकी गाड़ी थी या उनकी सिक्योरिटी नहीं थी या थिंग्स लाइक दैट, वो किसी और तरफ भी पॉइंट आउट करती है। अब अगर किसी और तरफ पॉइंट आउट करती है तो दैट मीन्स के इट कुड हैव बीन बाय फोर्स रादर देन बाय चॉइस। अगर तो ये बाय फोर्स है देन इट बिकम्स अनलॉफुल, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीटिंग थी या नहीं थी, इट बिकम्स अनलॉफुल। अगर हम लोग इसी तरीके से हम लोगों ने और इस चीज को जस्टिफाई करना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर से, और ये याद रखें कि पार्लियामेंट के अंदर से जब हुआ था तो स्पीकर साहब ने कहा था कि मुझे नहीं इल्म ये क्या हुआ है, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा। एंड एट द सेम टाइम जो आईजी इस्लामाबाद है वो कह रहे हैं कि हमने स्पीकर साहब से डिस्कस करके ये किया था। तो अब अगर सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर साहब झूठ बोल रहे थे अवाम के साथ या एमएनएस के साथ या जो पार्लियामेंटेरियंस है उनके साथ, या स्पीकर साहब को वाकई पता नहीं था और आईजी झूठ बोल रहा था? ये सारी चीजें हमने देखनी होगी कि इस वक्त इस मुल्क के हालात के, देखिए इस मुल्क का जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब जो सबसे बड़ा वजन है, जैसे जब हम नॉर्मली आप कहती है कि भाई मुझे 5 किलो का वो दे दो, ये कोई फ्रूट दे दो, तो उसमें जो बंदा आपको कर रहा होता है, तो अगर उसके पास 3 केजी वाला पत्थर है ना, वो सबसे पहले 3 केजी वाला पत्थर रखेगा, उसके बाद फिर 1 केजी वाला रखेगा, फिर 500 ग्राम वाला रखेगा और उसको 500 करेगा। ठीक है, ये याद रखना, 5 केजी करेगा। तो अगर आज के पॉलिटिकल सिनारियो में अगर हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है तराजू में, तो जो सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है, जिसके साथ 90% ऑफ केपी की अवाम, जिसके साथ तकरीबन 66 to 70% ऑफ पंजाब की अवाम, जिसके पास एटलीस्ट 30-35% ऑफ सिंध की अवाम इफ नॉट मोर, और जिसके पास बलूचिस्तान की अवाम, गिल्गित बल्तिस्तान सारी अवाम, और ऑलमोस्ट अबाउट 70% ऑफ इस्लामाबाद की अवाम कैपिटल की है, ये सारा इन सब का दिल उसके साथ धड़कता है। तो आपने सबसे पहले उसको रखना होगा और बैलेंस करना होगा। सर आप तो 70% कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ 100% अवाम का चाहे आप दिल धड़का लें इमरान खान साहब के साथ, लेकिन सर स्टेट की इंस्टेबिलिटी अगर फिर भी उन्हीं की वजह से आ रही है। उमर अयूब साहब ये फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट से लोगों को उठाने पर एजेंसियों के जो डीजीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब सर आप लोग का तो लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, कि कभी आप कहते हैं इदारा ठीक करो, कभी आप कहते हैं एजेंसीज के डीजीज के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करो। तो सर इस तरह से इंस्टेबिलिटी कहाँ आएगी? इंस्टेबिलिटी ही रहेगी। सर आई टेक योर आंसर बट आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। मैंने आपको सिर्फ एक फैक्ट चेक दिया। आई कम टू यू आफ्टर दिस ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को रिज्यूम करेंगे। विल बी बैक। के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब मेरे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा मेरे साथ बनी हुई हैं। कादिर मंदुखेल साहब, ये हालात तो वाकयात पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। अगर अयाज सादिक की मैं बात करूं
करूं, विच इज द स्पीकर एंड द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उनके कहने के ऊपर जो है वो कौमी असेंबली के सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल हुए हैं। ए बी, उसी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर के उमर अयूब कह रहे हैं कि जी जितने भी जो डीजीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर ये मामला तो आगे से आगे जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कैसे इन सारे मामलात को देखते हुए आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, आज असेंबली के फ्लोर पे बहुत अरसे बाद, यानी फरवरी के इलेक्शन के बाद सबसे बेहतरीन बात ये हुई है कि तमाम, चाहे गवर्नमेंट की तमाम पार्टियों के जो हेड थे, उन्होंने एक मुतफक्का करारदाद पर एक अमीन कर दी है, पीटीआई समेत, कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, मिसा के पार्लियामेंट के लिए और ये जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है उसके लिए एक सोलर अपनी कमेटी बना दी है। उस कमेटी जो है ना वो सारी चीज़ों को देखेगी बजाय स्पीकर की। तो जो चीज़ें ये उमर अयूब साहब या असद कैसर साहब ये जो बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस कमेटी में जहां मुतफ़क़ा तौर पे वो करारदाद पास हुई है, पीटीआई ने साथ दिए, कोई इनकार नहीं किया। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब उन चीज़ों का लिखा जाए, और ये कोई इस तरह कोई परचून की दुकान नहीं है, कौमी असम्बली है, इसका सीसीटीवी कैमरे है, सारी चीज़ें आ जाएगी। जहाँ ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि लाइट ऑफ कर दिया है या उनको अंदर से उठा लिया है, तो ये यकीनन हमने भी जो मीडिया पे देखा लगा तो ऐसी कि वो अंदर से उठा लिया है। लेकिन अब जब ये सोलर अपनी कमेटी होगी तो यकीनन वो आंखें बंद तो नहीं करेंगी, जिसमें पीटीआई के और मौलाना फजल अहमद साहब के सबके मेंबर होंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ उसके लिए इंतजार करना चाहिए। और मैं तो खुश इस बात पे हो रहा हूँ कि आज पहली मर्तबा एक मुतफ़क़ा तौर पे तमाम पार्टियों ने एक फैसला किया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और उसके लिए एक सोलर अपनी कमेटी बाकायदा काम करेगी, फाइंडिंग देंगी, मशवरा देगी स्पीकर को। तो मैं समझ रहा हूँ उसका इंतजार करना चाहिए। जहां तक स्पीकर का मामला है, उसने फौरी तौर पे, जैसा आप बता रही हो कि उन्होंने लोगों को भी सस्पेंड किया है, उससे एक्शन भी लिए है, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिया वगैरह। कैसर साहब ने, जहां मुझ समेत 3 हमारे एमएनए और 5 हमारे सूबाई वजीर को एक शख्स ने वीडियो व्हाट्सएप किए और उस पे बाकायदा मेरे घर कराची में एफआईए का छापा पड़ा। आप मुझे बताओ, मेरा कसूर इतना ही है या दूसरे एमएनए का या मिनिस्टर का, जिनको किसी शख्स ने व्हाट्सएप भेजा? आप मुझे बताओ, दिन में आपके पास भी हजारों व्हाट्सएप आते होंगे, तो क्या आप मुजरिम बनेंगे? ये तो कारनामे हैं पीटीआई के दौर के। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो कल गलत हुआ आज वो गलत नहीं होना चाहिए। स्पीकर का और मेरी पार्टी ने, मुझ समेत तमाम जितने भी टॉक शो में, हमने पहले दिन शदीद मजम्मत की है कि असम्बली के अंदर अगर इस तरह कार्रवाई हो तो उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। आप मुझे बताओ, ये चीजें तो पीटीआई के दौर में होती रही थी। क्या हुमायूं मेमन साहब अपने दौर में जो हरकतें हुई है असम्बली के फ्लोर पे, तो क्या पार्लियामेंट लॉजेस में जो एक मौलाना सलाउद्दीन अयूबी को पुलिस घर में घुस के और उनको मारा और घसीटा, क्या उसके ऊपर ये शर्मिंदा है? सवाल तो सिर्फ इतना ही है। सर उसका जवाब तो हुमायूं मेमन साहब के ज़बानी भी आपको ले देती हूँ, लेकिन मैं आपको हुमायूं मेमन साहब की तरफ क्वेश्चन डायरेक्ट करके सर मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि अगर शर्मिंदा होते तो आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर फौज मुखालिफ करारदाद ना पेश होती और ना मंजूर होती, और ना आज ये सुनने को मिलता कि भाई 2 बरसों से फौज के कुछ अफसरान सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। अफसरान का नाम नहीं दिया हुमायूं मेमन साहब, एम आई राइट सर? और डू यू वांट टू एलाबोरेट? सबसे पहले तो मैं कादिर मंसूर खेल साहब की बात करता हूँ। देखिए, इस तरह है कि 2022 में ऐसा लॉ नहीं था जो इंतजाम को पाबंद करे कि वो पार्लियामेंट लॉजेस में या पार्लियामेंट में आके इस किस्म की एक्टिविटी की बात बता रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये याद रखिए, ये रेजोल्यूशन अगर पास हुआ है, ये पार्लियामान रेजोल्यूशन पास कर रही है एक इदारे के जो कि मातहत है। लेकिन आपने क्या एमल वली साहब की आपने बातें सुनी है जो उन्होंने एक पॉडकास्ट पे और उन्होंने सेनेट में जो तकरीर की थी? वो तो बहुत खतरनाक तकरीर थी, वो तो बहुत खौफनाक बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब इतनी खतरनाक बातें करते हैं, आप लोग जलसे में इतनी खतरनाक, मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि हम उनकी बाकियों की खतरनाक बातें सुने। जी सर, प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को सिर्फ पीटीआई की बातें याद आ रही हैं, आप लोगों को ये नहीं आ रही कि एमल वली बता रहा है कि एक एक गाड़ी की ये कीमत है और ये लोग बैठे वो लोग बैठे हो, वो आपको नहीं याद आता।
वो किस लिहाज से, और वो तो बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। ये जो सेनेटर हिदायतुल्लाह की जो 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 शहादत हुई है, वो तो उसके बाद कुछ और ही एक फॉर्मूला लेकर आए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता, आप उनकी तकरीर सुने जो उन्होंने सेनेट में कही है। अगर आप वो तकरीर सुन लेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो तहरीक इंसाफ तो कुछ भी नहीं कह रही। आप ये कर लेंगे। देखिए हम लोगों ने, मैं एक बात, लेट मी अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जो आज उन्होंने तकरीर की है, एज अपोज टू जो पीएमएलएन के लीडरान ने की है। उन्होंने सिवाय तंज के और सिवाय किसी और ने के, लेकिन बिलावल भुट्टो ने एक मेच्योरिटी के साथ एक बात की। और मैं हमेशा से, मुझे बिलावल भुट्टो से एक उम्मीद लगती है कि वो अपने नाना या स्पेशली अपनी मदर की पॉलिटिक्स के साथ शायद वो चल पड़े, अगर वो अपने आप को अपने वालिद साहब के साए से जरा दूर कर ले और अपनी मदर की तकरीरें सुने, अपने नाना की तकरीरें सुने जो उन्होंने 1971 में उधर की थी, ये यूएनओ में की थी, ठीक है, जो सरेंडर ऑफ या फॉल ऑफ ढाका के बाद की। अब ये सारी चीजें और सरेंडर के बेसिस पे अगर आप वो चीजें वो करें, मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर एक आगे के फ्यूचर के जो 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 मेन पॉलिटिशियंस होंगे, उनमें बिलावल भुट्टो एज अपोज टू मरियम सिवाय मरियम की सारी बातें, सारी तकरीरें, मतलब उसमें इतनी नफरत होती है कि उसको दरमियान में सांस लेना पड़ता है गुस्से की बेसिस पे। वो जो जिस तरीके से वो तकरीर कर रही होती है, आप खुद, मैं जो कह रहा हूं आप खुद कभी देख लेना उनकी तकरीरें, ठीक है। और बिलावल भुट्टो जो है ना, उन्होंने, मैं यहाँ अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ ये आज जो बात हुई है उसको इनिशिएट बिलावल भुट्टो की तकरीर से हुआ है। सो ही मस्ट गेट दैट क्रेडिट इन माय ओपिनियन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था, ये बहुत आगे, और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। और ये याद रखें, ये जिस तरीके से अगर मंदो खेल साहब सही मानों में बेनजीर भुट्टो के फॉलोवर हैं तो, और या उस लिहाज से तो ये इस चीज को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप एक जलसे के बारे में कह रहे हैं यार 3 से 7 तक तुम करना, ये कोई फिल्म नहीं हो रही, या ये कोई इस किस्म के पेड लोग नहीं आ रहे। फिर पीएमएलएन वाले क्या कर रहे हैं कि इन्होंने स्कूल के बच्चों की हाजिरी लगवा के जलसे में ले आए हैं। वो इमरान खान क्या कहता है, एक तो ये जाहिल बहुत है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। संडे वाले दिन स्कूल में हाजिरी लगा के उधर ले आना, खुदा का खौफ करो। तो इस किस्म की बातें करना और फिर सारे रास्ते बंद कर देना, क्या ये डेमोक्रेसी के उसूल में आता है या नहीं आता? अगर मैं ठीक है, एक मिनट है, अगर उनके साथ हम ये करें, क्या वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है शजरा मनसब साहिबा, आपने पूरी गुफ्तगू सुन रही है, अप्रिसिएशन सारी बिलावल के लिए है। और आप लोगों के लिए वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पार्लियामेंट में इससे ज्यादा खौफनाक बातें होती हैं, जो पॉडकास्ट में, टेलीविजन चैनल्स में, पीटीआई तो उस हिसाब से कुछ कह ही नहीं रही है। जी शजरा साहिबा। जी देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, नो डाउट। उन्होंने ये कहा पीटीआई वालों को कि जो आपकी सियासत है वो बाहर करें और खुदा के लिए जमहूरियत को चलने दें और पार्लियामेंट को चलने दें। उन्होंने ये कहा कि एक एजेंडा, 1 पॉइंट एजेंडा, अपने कल्ट का एजेंडा लेके जो आप हर रोज पार्लियामेंट में आके उसकी वर्किंग को मफलूज कर देते हैं, शुरू ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर से करते हैं, शुरू ही बात इससे करते हैं कि इमरान खान को रिहा करो तो फिर हम आगे चलेंगे। ये बात छोड़ दें, अवाम की बात करें, अवाम के लिए यहाँ पे आके बात करें। अवाम हम नुमाइंदों को चुन के जब पार्लियामेंट में भेजती है तो अपनी बात करने के लिए भेजती है, अपने लिए कवानीन बनाने के लिए भेजती है, अपने लिए जो है सहूलत बनाने के लिए भेजती है। तो उन्होंने वाकई बहुत अच्छी बात की। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तकरीर की इन्होंने बात की। मरियम नवाज वो है जिसके 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, उसका वालिद, उसको इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने पनामा का ड्रामा करके अकामा उसमें से निकाल दिया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इसलिए निकाल दिया उसको। जो सहूलतकारी उस वक्त हो रही थी वो तो आज जाहिर हो गई। आज तो ये खुद बात कर रहे हैं कि जी हमारी पार्लियामेंट चलाता कौन था और हम करते कौन थे। और आज ये खुद पहले ही डर के कह रहे हैं इमरान खान साहब, चोर की दाढ़ी में तिनका होते है, कि फैज हमीद मेरी बात कर देगा और मेरी भी कहीं मिलिट्री ट्रायल ना हो जाए, उसके बारे में तो बात करें कि वो क्या था। और जो फूल इमरान खान झड़ता रहता है अपनी तकरीरों में, उसकी तो बात करें। ये तो नफरत के बीज तो बोए ही इस जमात ने है। ये इस किस्म की पोलराइजेशन, ओए आईजी, ओए ये कौन बातें किया करता था, ये किस तरह की तकारीर करते थे। और आज भी आप देखें कि एक दफा पता चला है कि अली अमीन गंडापुर गायब है तो पहला रिएक्शन उन्होंने बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबली इन्होंने कह दिया
कि उसको फौज लेके चली गई है, क्यों अपने इदारा जो कि हमारे कौम हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का जामिन है, क्यों ये सोच समझ के उसके बारे में बात नहीं करते, क्यों ये नफरत फैलाना चाहते हैं अवाम ने उस इदारे के बारे में, और फिर रात को जाके उसी इदारे के साथ पांव पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं हमने बात भी उसी इदारे के साथ करनी है। दिन में ये बड़कें और होती हैं। जिस तरीके की बड़कें इन्होंने मारी थी जलसे में, मुझे ये बताएं कि ये क्यों जाके फिर पार्लियामेंट में छुप गए थे? अगर इन्होंने वायलेशंस की थी उन्हें 41 नुकात की जो कि इन्होंने खुद माने थे, तो फिर अपनी गिरफ्तारी दे देते, क्या हो जाता? अगले दिन जमानत हो जाती। इतना छुपने की क्या बात थी, क्या जरूरत थी? सियासत करनी है तो मैदान में आके करें। और मैं समझती हूँ कि अयाज सादिक साहब ने भी बहुत अच्छी बात की, और आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 2 wrongs don't make a right, इवन दो कि हम लोगों को साल हर साल हमारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, हमारी सारी लीडरशिप को जेल में डाला, और उसके बारे में जाके बाहर के मुल्कों में बताया कि पाकिस्तान में तो करप्ट लीडर है सिर्फ, और कहा कि उनके एसी उतरवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन 2 wrongs don't make a right, हम वो नहीं करेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि बिल्कुल वो उस चीज के, और इसहाक डार साहब ने भी कहा कि बिल्कुल हम सब साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं, और प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी होंगे। और जो इस बात के जिम्मेदारान हैं कि अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी की गिरफ्तारी हुई है तो बिल्कुल उनको उन जिम्मेदारान को सजा भी दी जाएगी, और बल्कि कुछ साजिद तो शजरा फिर कौन है जिम्मेदार? उमर अयूब तो कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और साथ ही साथ वो एजेंसीज के डीजीज के बारे में बात कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि इफ द स्पीकर वाज नॉट ऑन बोर्ड, इफ योर मिनिस्टर्स वर नॉट ऑन बोर्ड, तो फिर किसने कर दी? और फिर पीपल्स पार्टी भी आपके इस इकदाम को ओन नहीं कर रही है। आप खुद भी इसको कह रहे हैं कि इसीलिए आप लोगों ने मुअत्तल किया है, इसलिए आप लोगों ने एक्शन लिया। देन हु इज कॉलिंग द शॉट्स? देखिए, जैसे कि मंदो खेल साहब ने कहा कि आज एक पार्लियामेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए कमेटी बनाई है 16 रुकनी, जिसको कि आज फौरी तौर पे मोशन पास करके तो बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो वो कमेटी बैठेगी जो कि ऑल पार्टीज, अक्रॉस ऑल पार्टीज होगी, और तमाम पार्टीज, ऑपोजिशन। और ये मैं खुश हूं कि आज का दिन, कम से कम आज कायदे आजम की बरसी का दिन है, और ये बड़ा अप्रोप्रिएट है कि आज के दिन तमाम पार्टीज ने पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए मिल के यूनानिमसली उस करारदाद को पास किया है, और तमाम बैठ के इस चीज का देखेंगे कि कौन जिम्मेदार। डॉक्टर साहिबा, दिस यू आर टॉकिंग अबाउट इन द पार्लियामेंट नेशनल असेंबली, बट व्हाट हैपेंड इन द केपीके असेंबली, दैट इज वेरी अलार्मिंग। फौज के खिलाफ तकारीरें, करारदादें वो मंजूर हो गई। इसके ऊपर मुझे आपको कमेंट चाहिए, बट आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आती हूँ तो शजरा साहिबा आप ही से आगाज करूंगी। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी शजरा मनसब साहिबा। हिस्टोरिक डे था, तो आज हिस्टोरिक डे के ऊपर जो केपी की असेंबली में हुआ उसका क्या करना है? ये बहुत अफसोसनाक है चीज, और जो इन्होंने तकरीर की सीएम केपी ने, जिसमें कि उन्होंने इदारों को, इज्जतों को उछाला, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तालिबान दोस्त उन्होंने बातें की, और उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दों की प्रोटेक्शन की उन्होंने बातें की ना, सबने सुनी वो तकरीर। तो उसके बाद जो केपी असेंबली का रद्द अमल आया ना, उस तकरीर से ही आया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ये हेट स्पीच, ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, इसके बहुत दूर रस नताइज होते हैं। अपनी ही अफवाज, किसी भी इस्लामी मुल्क की फौज अगर कमजोर हो तो वो मुल्क खुदा न खास्ता खत्म हो जाता है। इस चीज को जहन में रखें, हिस्ट्री को पढ़ें और देखें कि उन ममालिक के साथ क्या हुआ जिनकी फौज कमजोर हुई, और अपने आप का जायजा लें, और अपना जो फ्यूचर है उसको सोच के फैसले करें। ठीक है जी। ये सेनेटर साहब वो ये कह रहे हैं, नून लीग ये कह रही है कि आप छुपे क्यों? अगर इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें कर ली थी तो खुद आके आपको गिरफ्तारी देनी चाहिए थी। दूसरी चीज वो कह रहे हैं जी आप खुल के सियासत नहीं कर रहे, छुप के कर रहे हैं सियासत। जी सेनेटर साहब। हम लोग जो भी सियासत कर रहे हैं बिल्कुल सामने कर रहे हैं। हम पार्लियामान के अंदर अगर फर्ज करें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी एक सोच है, और वो किसी एक जो हुकूमत के अंडर सब वो कोई एक इदारा होता है, उनके जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ अगर वो कोई एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, वो मेरे ख्याल में उस चीज़ से बेहतर है कि जब मैं अपने जलसों में ये जो दहशतगर्दी वाला मैं नारे लगवाता हूँ, वो उससे बहुत बेहतर है। उससे वो बहुत बेहतर है जब मैं लंदन में बैठ के सब लोगों को बाय नेम और उस लिहाज से एक इदारे को
वो बुरा भला कहता हूँ। मैं जब डॉन लीग्स के बारे में बात करता हूँ, ये उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फोरम पे एक बात की गई है कि जो वो है। अच्छा, ये याद रखें कि ये टाइम आ गया है पाकिस्तान में कि जहां पे हम सब लोगों को एक स्टेप पीछे हट के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, ठीक है। किन किन चीजों पे। आज देखें, आज कायद-ए-आज़म साहब की बरसी है, ठीक है। अगर हम देखें कि उनके क्या व्यूज थे अबाउट द रोल ऑफ द आर्मी इन पॉलिटिक्स, अगर हम देखें कि उनके क्या व्यूज थे अबाउट डेमोक्रेसी और उसके एसेंस के ऊपर, अगर हम आप देख लें उनके जो व्यूज थे कि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन किस लिहाज से था, अगर हम उनके व्यूज देख लें कि वो जो डेमोक्रेसी थी और इस्लाम को कैसे आपस में कनेक्ट करते थे, अगर हम उनके व्यूज देख लें कि जिसमें उन्होंने इस मुल्क के लिए स्टैंड लिया था और एक ऐसे शख्स की जो जिसको हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा था, उसको कैसे अमली जामा पहनाया था, तो हमें पता चल जाएगा कि हम अगर और ये याद रखें कि जो फिर पाकिस्तान में 1948 में जो कायद-ए-आज़म साहब के साथ हुआ था, जिस तरीके से उनकी गाड़ी खराब हो गई, हेलीकॉप्टर के होने के बावजूद ये था, बहुत सारी चीजें हुई ठीक थी, है। वो सारी चीजें भी वो है। तो हमें हमें एक दफा रुक के देखना चाहिए कि हमारा रुख किस तरफ है। ये याद रखें कि अगर आज के दिन के लिहाज से जो सवालात जब हम उठाते हैं, अगर इस लिहाज से देखें तो जिस शख्स ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा था कि आपके ये 2 कपड़े कहाँ से आए थे, तो वो तो बहुत बड़ा उस जमाना के टेररिस्ट हो गया ना, कि उसने तो सामने सामने पूछ लिया था कि भाई आपके पास ये चीजें कहाँ से आ गई। देखिए, हमें अपने जो जो आबाओ अजदाद है, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमें उनको देख कर चलना पड़ेगा और अपने बड़ी रुख को अच्छी ठीक बातें करना। करते हैं सेनेटर साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी बातें आपने की हैं, लेकिन मुझे प्रोग्राम क्योंकि क्लोज करना है, तो कादिर मंदोखेल साहब, मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको जरा समंदर को कूजे में बंद करें। पीटीआई तो कुछ कर ही नहीं रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो उन्होंने पूरी तारीख दी है ये कुछ नहीं है, इससे बहुत बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है पाकिस्तान में, और आप लोग कर रहे हैं इससे बहुत ज्यादा। जी सर। अच्छा, बइस्सत कानून के तालिब इल्म हमारे यहाँ कोर्ट में अगर एक शख्स को जमानत मिल जाए या वो बरी हो जाए, तो एज ए वकील हम कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि फलां को बरी कर दिए हमें भी कर दो। हर केस की अपनी अपनी नोयत है। जो मोमन साहब ने बात की है माजी में अगर गलत हुई है, आज यही बिलावल साहब भी अपनी स्पीच में दोहरा रहे थे कि अगर माजी में गलत हुए है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आज भी कर दें। अगर आपकी लड़ाई ये खान साहब की रिहाई के लिए जरूर कर दें, मगर साथ साथ में ये अख्तर मेंगल साहब की बात की कि अगर आपको हल्के के लोगों ने वोट दिया है तो वो सिर्फ यहाँ पार्लियामान में उनके मसाइल के लिए आपने किया है, बाकी सियासी जदोजहद आप पार्लियामेंट से बाहर भी कर सकते हो। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि बड़े खुशाइंद आज करारदाद पास हुई मुतफ़क़ा तौर पे, जो कि मुतफ़क़ा तो थी, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ 2 मिनट के बाद असद कैसर साहब और उमर अयूब साहब बाहर मीडिया से बात करते हुए कह रहे कि नाकाफी इक़दाम है स्पीकर की। तो अब उसके ऊपर क्या कहेंगे? अब मुझे बताओ ना कि मतलब एक अच्छा सा दिन चल रहा था, एक अच्छी बेहतरीन पास भी हो गया करारदाद, सब आए, लेकिन 2 मिनट बाद जो ना उनसे मुकरना। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारी चीजें जो ना अपनी जगह पे पीटीआई को या मोमन साहब को पार्टी को यकीनन इस बात का दुख होना चाहिए कि उनका लीडर जो है ना वो जेल में, उनके लिए उनको सियासी जदोजहद करना बिल्कुल करना चाहिए, मगर साथ साथ आसमान को सर पे उठाने के लिए नहीं कि आपने क्या रेड लाइन ना क्रॉस करें ना, हदें क्रॉस ना करें, ये आप कहना चाह रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।